तो शेयर बाजार में एक और आईपीओ आ रहा है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक और कंपनी नहीं है, ये एक ऐसे मौके पर दांव लगा रही है जो सचमुच खरबों का है। तो आई फाइनेंस के इस आईपीओ में निवेशकों के लिए आखिर छिपा क्या है? चलिए आज इसके हर पहलू को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। 36 ट्रिलियन, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसे ठीक से समझ पाना भी मुश्किल है। ये भारत की जीडीपी का लगभग 15% है। और जानते हैं ये क्या है? ये है वो क्रेडिट गैप, मतलब कर्ज की वो जरूरत जो भारत के छोटे और मझोले कारोबारों को है, लेकिन उन्हें कहीं से मिल नहीं पा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा बाजार है जो मौकों से भरा पड़ा है। और इसी बहुत बड़े मौके को भुनाने का काम कर रही है आई फाइनेंस। जी हाँ, ये कंपनी उन्हीं छोटे कारोबारों को लोन देती है जिन्हें अक्सर बड़े बैंक नज़रअंदाज कर देते हैं। और बस इसी वजह से ये कंपनी आज हमारे विश्लेषण के सेंटर में है। आज हम इस कंपनी को समझने के लिए 5 हिस्सों में इसे देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, फिर आईपीओ की सारी डिटेल समझेंगे, इसके बाद कंपनी की आर्थिक सेहत की जांच करेंगे, फिर पता लगाएंगे कि आईपीओ का पैसा आखिर जाएगा कहां, और अंत में इसके फायदे और नुकसान दोनों का आकलन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस कंपनी को थोड़ा करीब से जानते हैं। आखिर ये आई फाइनेंस है क्या और इसका काम करने का तरीका क्या है? देखिए, आई फाइनेंस एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसे हम एनबीएफसी भी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक बैंक की तरह काम करती है, पर असल में बैंक नहीं है। इसका पूरा का पूरा फोकस देश भर के उन लाखों छोटे कारोबारों को बिजनेस लोन देने पर है जो हमारी अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आईपीओ की डिटेल्स। आईपीओ मतलब जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम पब्लिक को खरीदने के लिए ऑफर करती है। तो इसमें निवेशकों के लिए क्या जानना जरूरी है? चलिए देखते हैं। ये तारीखें बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें ध्यान से देख लीजिए। आम निवेशकों के लिए आईपीओ 9 फरवरी को खुलेगा और 11 फरवरी को बंद हो जाएगा। बड़े संस्थागत निवेशकों के लिए बोली 6 फरवरी से ही शुरू हो जाएगी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 16 फरवरी को ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। प्राइस बैंड 122 से 129 रुपए प्रति शेयर रखा गया है और रिटेल निवेशकों को कम से कम 116 शेयर्स के एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। मतलब अगर आप अपर प्राइस बैंड पर देखें तो आपका न्यूनतम निवेश करीब 14,964 रुपए का होगा। आपने जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम का नाम तो सुना ही होगा। ये बाजार के शुरुआती मूड का एक अनऑफिशियल इंडिकेटर होता है। अभी ये 5 रुपए के आसपास चल रहा है, जिसका मतलब है कि बाजार को उम्मीद है कि शेयर शायद 134 रुपए के आसपास लिस्ट हो सकता है। पर हाँ, एक बात साफ है, ये सिर्फ एक अंदाजा है, कोई गारंटी नहीं। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसकी तिजोरी में झांकना, उसकी आर्थिक सेहत को समझना बहुत जरूरी है ना। तो चलिए आई फाइनेंस के फाइनेंशियल नंबर्स का एक हेल्थ चेक करते हैं। जरा मुनाफे के इन आंकड़ों को देखिए, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। वित्त वर्ष 2023 से 2024 के बीच मुनाफे में एक जबरदस्त उछाल आया, लगभग 4 गुना से भी ज्यादा। लेकिन उसके ठीक बाद 2025 में ये बढ़ोतरी काफी धीमी हो गई। इससे ऐसा लगता है कि कंपनी ने पहले बहुत तेजी से विस्तार किया और अब शायद स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। पीई रेशियो हमें ये बताता है कि कोई कंपनी अपनी कमाई के मुकाबले महंगी है या सस्ती। मान लीजिए 10 का पीई है। इसका मतलब है कि आप कंपनी के हर 1 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए देने को तैयार हैं। आया फाइनेंस का पीई तो लिस्टिंग के बाद ही पता चलेगा, पर इसके जैसी दूसरी कंपनियां जैसे एसबीएफसी फाइनेंस का पीई 27 और 5 स्टार का 12 के आसपास है। इससे हमें वैल्यूएशन का एक मोटा अंदाजा मिल जाता है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, आखिर कंपनी बाजार से ये पैसा जुटा क्यों रही है और इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? चलिए इस मनी ट्रेल को फॉलो करते हैं। ये जो 1110 करोड़ रुपए का आईपीओ है, इसके 2 हिस्से हैं। इसमें से 710 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए आएंगे, जो सीधा कंपनी के खजाने में जाएंगे और कंपनी को मजबूत बनाएंगे। बाकी के जो 300 करोड़ हैं वो ऑफर फॉर सेल हैं, मतलब मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। ये पैसा उनकी जेब में जाएगा, कंपनी को नहीं मिलेगा। तो वो 710 करोड़ रुपए जो कंपनी को मिलेंगे, उनका क्या होगा?
कंपनी ने साफ कहा है कि वो इस पैसे का इस्तेमाल अपना कैपिटल बेस बढ़ाने के लिए करेगी। और भी आसान शब्दों में कहें तो इस पैसे से वो भविष्य में और ज़्यादा लोन बांट पाएगी और अपने बिजनेस को और बड़ा कर पाएगी। हर निवेश के दो पहलू होते हैं, एक तरफ सुनहरा अवसर होता है तो दूसरी तरफ कुछ छिपे हुए जोखिम। चलिए अब आई फाइनेंस के मामले में इन दोनों पहलुओं पर एक निष्पक्ष नज़र डालते हैं। देखिए, कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है इसका बहुत बड़ा MSME बाजार, जहां ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है। साथ ही ये टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करती है, जिससे कम लागत पर ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंचना आसान हो जाता है। और इसका AUM यानी इसके द्वारा मैनेज किए जा रहे कुल लोन की रकम में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये तो हुई अच्छी बातें, लेकिन वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं, वो कौन सी चिंताएं हैं जिनके बारे में हर निवेशक को पता होना ही चाहिए? कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कुछ बड़ी चिंताएं भी बताई गई हैं। सबसे पहली, बढ़ते हुए NPA यानी ऐसे लोन जिनकी वापसी अब मुश्किल लग रही है। ये FY23 में 2.49% थे, जो बढ़कर FY25 में 4.21% हो गए। इसका मतलब है कि ज़्यादा लोग लोन चुकाने में डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और ये सीधे सीधे कंपनी के मुनाफे पर असर डाल सकता है। दूसरा, कंपनी का कोई एक मालिक या प्रमोटर नहीं है, जो कभी-कभी जवाबदेही के लिहाज से एक सवालिया निशान खड़ा करता है। ये लाइन सीधे कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ली गई है। ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है कि शेयर बाजार में कोई गारंटी नहीं होती। यहाँ पैसा लगाने का मतलब है कि आप अपना पूरा का पूरा पैसा खोने का जोखिम उठाने के लिए भी तैयार हैं। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ 34 ट्रिलियन का विशाल अवसर है, तो दूसरी तरफ बढ़ते NPA जैसे बड़े जोखिम भी हैं। तो सवाल यह है कि क्या आई फाइनेंस एक अच्छा दाव है? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है, जो उनकी जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, ये निश्चित रूप से एक ऐसी कंपनी है जिस पर गहरी नज़र रखी जानी चाहिए।